आप सुन रहे हैं ड्रीम एफएम, जहां मिलेगा सपनों की कहानी। हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी जैसा एक और भी ग्रह है जो पृथ्वी से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि वो सारी जगह सुंदरता से भरी हुई है। चारों तरफ खूबसूरत और साफ वातावरण और आम जिंदगी। पर ये जगह कोई आम जगह नहीं है। ये पूरी ही जगह चमत्कारी जादुई शक्तियों से भरी हुई है। यहाँ भी हम इंसानों जैसे ही इंसान रहते हैं, पर इंसानों के अलावा यहाँ कुछ ताकतवर खूंखार राक्षस भी हैं, जिनके पास अद्भुत ताकत है। इस धरती को देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जो सबसे ज्यादा शक्तियां हासिल कर लेता है, उसे भगवान की उपाधि दे दी जाती है। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही राज करते हैं, पर उतनी ताकत हासिल करके वहां तक पहुंचना किसी के भी विस की बात नहीं है। कहानी शुरू। एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर एक शहर बसा हुआ था। वो ग्रहण देवभूमि का तीसरे नंबर का सबसे ताकतवर शहर था, काकि जिसका नाम क्राउन शहर था। क्राउन शहर के सबसे ताकतवर परिवारों में से तीसरे नंबर पर था सेन परिवार। रात हो रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे, जिनसे बिजली गरज रही थी। शहर से ऊपर एक बहुत बड़े मंदिर के अंदर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में छोटे बड्डे सभी बच्चे बच्चियां भी मौजूद थे। तभी सामने से एक आदमी आता है और सब उसे ही देखने लग जाते हैं। वो आदमी तेज आवाज में पुकारता है, शौर्य सेन। कोई जवाब नहीं आता तो वो आदमी फिर से तेज आवाज में पुकार लगाता है, शौर्य सेन सामने आओ। काले रंग के कपड़े पहले एक लड़का निराश खड़ा हुआ था, जो शौर्य सेन सुनकर अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपना सिर नीचे झुकाए धीरे धीरे आगे आने लगता है। वो लड़का करीब 12 या 14 साल का होगा, पर देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उसके लंबे बाल उसकी आंखों उत्तक गिरे हुए थे और आंखें बड़ी और काली थीं। होठ लाल और गोरा रंग और कद करीब 5.5 फीट। शौर्य सेन आगे आता जा रहा था और सब उस पर हंस रहे थे। पता नहीं ऐसी क्या वजह थी जो सब उस पर हंस रहे थे और उसके बारे की बातें बना रहे थे, और उस लड़के की गर्दन उठ तक भी नहीं रही थी। शौर्य सेन आगे आ जाता है और अपने उल्टे हाथ की तरफ हवा में उड़ते एक बड़े से पत्थर की तरफ देखता है, जिसके नीचे आए चांद जैसा आकर जमीन पर बना हुआ था। तभी पीछे से एक लड़का आता है और कहता है, जाओ जाओ, एक बार फिर से अपना मजाक बनवा लो, जीनियस। ये सुनकर सब शौर्य पर जोर से हंसने लगते हैं और शौर्य गुस्से में आगे बढ़ जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए उस बड़े से पत्थर से पहले जमीन पर बने लंबे चौकोर पत्थर के पास आकर रुक जाता है। उस पत्थर के अंदर नीले रंग का एक स्टोन लगा हुआ था। शौर्य उस स्टोन को ही देखे जा रहा था। तभी वो आदमी जो शौर्य को पुकार लगा रहा था, वो कहता है, तुम्हारा टेस्ट अब शुरू होता है। ये सुनकर शौर्य अपनी आंखें बंद करता है और शक्त होकर अपना हाथ उस स्टोन के ऊपर रख देता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा महल जैसा घर बना हुआ था। वो घर सेन परिवार का था और उसके अंदर जालिया परिवार का लीडर अब्बास खान के साथ सेन परिवार के लीडर के सामने बैठा हुआ था। जालिया परिवार हर वक्त सेन परिवार के खिलाफ रहता था। दोनों के बीच कभी भी नहीं बनती थी। जालिया परिवार का मुखिया जुबैर खड़ा होकर बहुत जोर से हंसता है, हा 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 हा। सेन परिवार के मुखिया जयंत भी वहां थे और वो जुबैर को हंसता देखकर कहते हैं, हंसना बंद कर जुबैर, हमें ज्यादा गुस्सा मत दिला। जुबैर उस शहर के तीसरे सबसे अमीर परिवार के मुखिया अब्बास खान के पास बैठ जाता है और कहता है, इस शहर के सबसे अमीर आदमी ने यह कहा है कि सेन परिवार के सभी बाजार अब मैं और अब्बास संभालेंगे। ये सुनकर जयंत सेन जवाब देते हैं, ये हरगिश नहीं होगा। ये सुनकर जुबैर शख्त होकर मेज पर हाथ मारता है और खड़ा होकर कहता है, बाजार हमेशा उसको देखता है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, और हमारा ऑफर तुमसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो क्या तुम अब भी हमारे सामने टिक पाओगे? क्योंकि अगले साल सेन परिवार क्राउन शहर से बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनकर जयंत सेन के साथ आए दोनों लोग गुस्से में आ जाते हैं और अपनी अपनी शक्तियों बाहर निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर जुबैर भी शक्त हो जाता है। तभी जयंत सेन अपने आदमियों को रोकते हैं
और एक कार्ड निकालकर जुबैर की तरफ करते हुए बताते हैं, ये मेरे बेटे शौर्य की शादी का कार्ड है। ये सुनकर जुबैर और अब्बास चौंक जाते हैं और अब्बास पूछता है, क्या ये वही शौर्य सेन है जो 4 साल का होते ही शक्तियां पाने के लिए तैयारी करने लग गया था और 10 साल का होने पर लेवल 9 पर पहुंच गया था और 11 का होते ही लेवल 10 को पार कर गया? क्या ये वही जीनियस है? जयंत कुछ जवाब नहीं देते और कार्ड जुबैर की तरफ फेंक देते हैं। जुबैर कार्ड पकड़ लेता है और पढ़ना शुरू करता है। कार्ड में लिखा हुआ था, ये शादी का न्योता सेन परिवार से शौर्य सेन और नागा परिवार से नैना नागा की होने वाली शादी का है। उस कार्ड पर दोनों परिवारों की मोहर भी लगी हुई थी और है देखकर जुबैर के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि नागा परिवार भी एक ताकतवर परिवार था। अब्बास ये सब सुनकर कहता है, इनकी शादी कब तय हुई और हमें इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? जयंत सेन जवाब देते हुए कहते हैं, ये बस एक छोटी सी ही तो बात है, फिर इसे सबसे सामने लाने की जरूरत भी क्या है? चलो अब बैठ जाओ और चाय पियो, इसे तुम बैठकर भी पढ़ सकते हो। इतना कहकर जयंत सेन मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी कर वापस बैठ जाते हैं। जुबैर भी निराश होकर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाता है और वो बस उस कार्ड को ही देखे जा रहा था। अब्बास उसे समझाते हुए बताता है, यमन समुदाय ताकतवर लोगों से भरा हुआ है। बेशक ये शहर से बाहर है, पर अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो वो सेन परिवार की मदद करने के लिए जरूर आ जाएंगे। ऊपर से नैना यमन समुदाय के लीडर की पसंदीदा स्टूडेंट है। पता नहीं ये सब आखिर हो कब गया। उन्हें खुसर पुशर करता देखकर जयंत सेन बताते हुए कहते हैं, तुम मेरा बाजार हथियाने आए थे, पर अब मुझे डर है कि तुम बाजार तो गवाओगे ही, बल्कि जो तुम्हारा अपना है तुम वो भी गवा बैठोगे। ये सुनकर जुबैर को खस्सी उठाती है और जयंत सेन उस पर जोर से हंसते हैं। हाँ 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 हाँ। जयंत सेन के साथ उनके दोनों साथी भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। शौर्य अभी मंदिर के अंदर ही था और सब उसे ही देख रहे थे। शौर्य जैसे ही स्टोन को छूता है तो स्टोन चमकने लगता है और ऊपर हवा में उड़ रहे पत्थर के ऊपर लिखा आता है, शक्ति स्तर केवल 3रे स्तर पर। यह देखकर शौर्य बुरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि सेना परिवार के सबसे होशियार जीनियस बच्चे की एकदम से हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। सब जोर जोर से शौर्य पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़का हंसते हुए कहता है, अरे क्या सच में जीनियस इतने महान लोगों को बोला जाता है जो 12 साल के हो गए पर अभी भी छोटे बच्चों की तरह 3रे लेवल पर पड़े हैं? हाँ 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 हाँ। ये तो अपने परिवार के नाम पर धब्बा है, दूसरी लड़की बोलती है। तभी जो लड़का पहले शौर्य को जीनियस बोल रहा था वो शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर ये लीडर का बेटा नहीं होता तो इसे अभी तक परिवार से बाहर कर दिया गया होता। उन सब की बकवास सुनकर शौर्य काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उदास होकर वहां से वापस आने लगता है। तभी पुजारी एक दूसरी लड़की को पुकारता है, मियां सेन आगे आओ। यह सुनकर लाल बालों वाली एक सुंदर सी लड़की आगे आ जाती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। शौर्य सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और मियां उसे देखकर इग्नोर कर देती हैं। यह देखकर शौर्य रुककर अपने साइड से जाती मियां से पूछता है, मियां क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती और आगे की तरफ चली जाती है। शौर्य निराश होकर भीड़ के बीच में से गुजर रहा था और सब उस पर हंस रहे थे। शर्म से शौर्य की गर्दन नीचे झुकी हुई थी। तभी एक लड़की एकमद से शौर्य के आगे आकर खड़ी हो जाती है। इस लड़की का नाम जोया सेन था। ये लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। हल्के काले नीले बाल, मोटी मोटी नीली आंखें, गुलाब जैसी लाल होंठ और चांद की तरह चमकता चेहरा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए जोया बहुत ही प्यार से शौर्य को देख रही थी। जोया ने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। शौर्य अभी भी काफी ज्यादा उदास था। तभी जोया उसका हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए प्यारी सी आवाज में कहती है, जब तक जंगल हरे भरे हैं तो जलाने के लिए लकड़ियां भी मिल जाएंगी। तभी पुजारी मियां से कहता है, मियां सेन तुम्हारी शक्ति का लेवल 7 है, जो काफी सही है।
पुजारी आगे जोया को बुलाते हुए कहता है, जोया सेन, अब तुम्हारी बारी। जोया अपना नाम सुनकर शौर्य से कहती है, शौर्य, अब मेरी बारी है, इसलिए यही मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी आई। इतना कहकर जोया सीधा वहां से आगे की तरफ चली जाती है और शौर्य आंखें बंद करके ऐसे ही खड़ा रहता है। जोया पत्थर के पास जाकर जैसे ही स्टोन को छूती है तो हवा में उड़ने वाला पत्थर गोल्डन रंग का चमकने लगता है और ये देखकर सब बुरी तरह से चौंक जाते हैं। उस बड़े से पत्थर पर लिखा हुआ आता है, शक्ति स्तर 9वें स्तर पर पहुंच गया है। पुजारी भी ये देखकर हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाते हुए बताता है, जोया सेन शक्ति स्तर लेवल 9 पर है। शौर्य भी ये सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। सारी भीड़ जोया की तरफ भागने लगती है और शौर्य मन ही मन जोया को बधाई देते हुए कहता है, बधाई हो जोया, मैं तुम्हारे लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं। अब शौर्य सीधा वहां से जाने लगता है। तभी जोर से बारिश पड़ने लगती है। सभी लोग बारिश में भीगने से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर शौर्य भीगते हुए ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। जयंत सेन बड़े ही आराम से बैठकर चाय पी रहे थे और अब्बास खान और जुबैर उनके सामने निराश खड़े हुए थे। जुबैर अपने हाथ में पकड़ा कार्ड जयंत सेन की तरफ वापस फेंक देता है। जयंत सेन कार्ड पकड़ लेते हैं और थोड़े गुस्से में कहते हैं, आराम से, ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है, कोई आम पर्चा नहीं है। तभी घर के द्वार पर खड़ा पहरेदार आवाज लगाता है, मिसा मैना नागा यहां आ रही है। ये सुनकर जयंत सेन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी रात और बारिश में नैना नागा दूसरे शहर से उनके शहरे में आई थी। ऐसा क्या हो गया था जो शौर्य सेन जैसा मशहूर जीनियस लड़का लेवल 10 पार करने के बाद भी फिर से वापस से लेवल 3 पर आ गया था? आखिर जुबैर और अब्बास सेन परिवार के बाजार को क्यों हथियाना चाहते थे? उनके बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी? इतनी रात और घमासान बारिश में नैना आखिर किस वजह से अपने शहर से क्राउन शहर सेन परिवार के पास आई थी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ, जिसका नाम है महायुद्ध, एक बदले की कहानी। नैना अपने उन 3 सिपाहियों के साथ अंदर आ जाती और सबसे पहले जयंत सेन को झुककर प्रणाम करती है। सेन परिवार के लीडर, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है नैना, हम जल्द ही परिवार बनने वाले हैं, जयंत सेन नैना से कहते हैं। नैना सीधी खड़ी हो जाती है और उसके तीनों साथी छतरी समेट लेते हैं और उनमें से एक सिपाही एक बॉक्स को अपने हाथों में पकड़े नैना के करीब आ जाता है। नैना उस सिपाही को इशारा कर देती है और वो उस बॉक्स को खोल देता है। बॉक्स खुलते ही उसके अंदर से एक गुलाबी रंग की चमकदार गोली सबके सामने आ जाती है। नैना बताती है, ये गोली कोई आम गोली नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली गोली है। मुझे यकीन है कि आप इसे जरूर स्वीकार करेंगे। उस गोली के बारे में जानकर जयंत सिंह और बाकी सब काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। नैना आगे बताती है, अगर किसी को भी एकदम से ज्यादा ताकतवर बनना हो तो वो जब लेवल 9 से 10 पर जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है और इसमें हारने की ज्यादा संभावना है। अगर इसमें असफल रहे तो आपकी शक्ति का लेवल नीचे गिर जाता है और अगर ज्यादा ही किस्मत खराब रही तो आपके लेवल एक साथ गिर जाएंगे और फिर 10 गुना ज्यादा समय लगेगा फिर से वहां तक पहुंचने में। पर यह जादुई गोली आपको एक ही बार में वहां तक पहुंचा सकती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। इसको लेने के बाद कोई भी नुकसान नहीं होगा। इतना बताने के बाद नैना अपने सिपाही को इशारा कर देती है और सिपाही उस गोली को वापस से बॉक्स में रखकर बॉक्स को जयंत सेन की तरफ बढ़ा देता है। जयंत सेन बॉक्स नहीं पकड़ते और नैना से कहते हैं, बेटा नैना, तुम्हें हमें इस तरह का अनमोल तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कभी नहीं जानता कि इसके साथ करना क्या है। नैना आगे आकर उनसे कहती है, मैं सच को छुपाना नहीं चाहती। मैं यहाँ आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी रिक्वेस्ट जरूर स्वीकार करेंगे। नैना को खुद से कुछ मांगता देखकर जयंत खुश होकर कहते हैं, बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? जो मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। नैना सख्त होकर बताती है, मुझे ये शादी नहीं करनी।
ये सुनकर जयंत सेन बुरी तरह से चौंक जाते हैं, पर वहां मौजूद खड़े जुबैर और अब्बास के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जयंत सेन को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था और वो दोबारा से पूछते हैं, बेटा अभी तुमने क्या कहा, एक बार दोबारा बोलोगी? नैना जवाब देती है, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं आपके बेटे शौर्य सेन से शादी तोड़ने के लिए यहाँ आई हूँ। जयंत सेन बुरी तरह से चौंक जाते हैं और कहते हैं, बेटा। तभी नैना उन्हें टोककर कहती है, प्लीज, मेरा नाम नैना नागा है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए। जयंत सेन अब थोड़े सख्त होकर नैना से कहते हैं, नैना नागा, सगाई तोड़ना कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम ये अच्छे से जानती हो कि इस देवभूमि पर इसका क्या मतलब है? नैना बड़े घमंड के साथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए मैं आपको भुगतान के रूप में ये जादुई गोली देने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि जादुई गोली जैसी अनमोल चीज आपके लिए काफी होगी। जल्दी चलो, जल्दी चलो, अंदर कुछ हुआ है। बारिश में तेजी से भागते हुए बच्चे घर की तरफ आते हुए कहते हैं। बच्चे अंदर आ जाते हैं और अंदर खड़े लोगों को देखकर वो थोड़े दूर ही रुक जाते हैं। जयंत सेन नैना से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, नैना प्लीज एक बार अच्छे से सोच लो। मुझे लगता है कि यमन समुदाय के लीडर इससे सहमत नहीं होंगे। बच्चे भी ये सुनकर चौंक जाते हैं और नैना जवाब देती है, मैंने पहले ही समुदाय लीडर से आज्ञा ले ली है और उन्होंने भी इस पर सहमति जता दी है कि एक ऐसे से शादी करना जो कभी पहले एक जीनियस था पर अब एक लूजर है, सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा इंसान खुद के लिए और एक परिवार के लिए गैर जिम्मेदार है। जहां तक यमन समुदाय के खिलाफ जाने की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि सेन परिवार यमन समुदाय जैसे ताकतवर समुदाय से पंगा लेना चाहेगा। नैना के इतना कहते ही उसका सिपाही आगे आता है और एकदम से उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है और वो एक दूसरे आदमी में बदल जाता है। वो आदमी 70 लेवल का शक्तिशाली आदमी था जिसका नाम अजब सिंह था। उसे देखकर जयंत सेन चौंक कर कहते हैं, यमन समुदाय का 70 लेवल का मास्टर। जुबैर और अब्बास ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जयंत सेन सख्त होकर नैना से पूछते हुए कहते हैं, नैना नागा, क्या तुम ये बताना नहीं चाहती कि तुम इस बूढ़े आदमी को यहां हमें खत्म करवाने के लिए लेकर आई हो? नैना सख्त होकर जवाब देती है, मैं यहां बस इस शादी को रोकने के लिए आई हूं, पर अगर आप मुझ पर अपनी तलवार चलने की कोशिश करेंगे तो। नैना ने इतना ही कहा था, तभी पीछे से आवाज आती है, चुप हो जाओ। ये सुनकर नैना आगे कहते हुए रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। बाकी सब भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे पर शौर्य जोया के साथ खड़ा था और वो कहता है, शादी तोड़ना देवभूमि पर सबसे बड़ी बेइज्जती है। परिवार का सिर कई सालों तक शर्म से झुक जाएगा। क्या तुम यही वाहती हो, मिस नैना नागा? नैना शौर्य को देखती है और शौर्य उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसने पहली बार शौर्य को देखा था। शौर्य जोया के साथ अंदर आ जाता है और नैना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सेना उससे पूछती है, क्या तुम ही शौर्य सेन हो? क्यों, यहां मुझसे ज्यादा कोई और भी हैंडसम मौजूद है क्या? कंपोनेंट प्लेसमेंट बशर्ते शौर्य स्टाइल में जवाब देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने हैंडसम हो, क्योंकि रहोगे तो तुम एक बेकार इंसान ही। चलो, अब तुम जैसे बेकार इंसान को देखने के बाद मैं तुम्हें 3 जादुई गोलियां दूंगी। इसके अलावा मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यमन समुदाय में भी बात करूंगी, नैना कहती है। नैना की बात सुनकर लीडर के दोनों साथी सोच में पड़ जाता है और सलाह मिलाकर धीरे से लीडर जयंत सेन के कान में एक कहता है, 3 जादुई गोलियों से हमारे परिवार की ताकत काफी बढ़ जाएगी। अगर आज हम अपना बाजार गवा भी देते हैं तो उन्हें फिर से हासिल कर सकते हैं। पहली की बात सुनकर पिताजी दूसरे की तरफ देखते हैं और वो भी धीरे से कहता है, ये बिल्कुल सही है। अगर एक बार शौर्य यमन समुदाय में घुस गया तो शायद उसकी शक्तियां फिर से वापस आ सकती हैं। तभी जुबैर बहुत जोर से हंसकर कहता है, हाँ 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 हाँ, मिस नैना नागा बहुत दयालु है। आप मेरी भी बहुत मदद कर रही हैं इस शादी को तोड़कर। अब सेन परिवार अपनी सपोर्ट खो देगा और जल्दी ही सारा बाजार हमारा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर शौर्य उससे कहता है, जुबैर,
तुम्हें इतनी जल्दी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अब शौर्य नैना से कहता है, नैना, मैंने भी कुछ सोच लिया है। अच्छा, तो फिर कह दो, नैना कहती है। शौर्य कहता है, तलाक, मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर नैना चौंक कर कहती है, क्या? शौर्य उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें सही से सुनाई नहीं आया? मुझे तलाक चाहिए, गंदी लड़की। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और नैना गुस्से में आ जाती है। नैना गुस्से में शौर्य पर चिल्लाते हुए बताती है, ऐसा करके तुम दोनों परिवारों में दुश्मनी भर दोगे, ये किसी के लिए भी सही नहीं है। शौर्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इसे ही तो साथ में मरना कहते हैं। ये सुनकर नैना गुस्से में चिल्लाती है, बेवकूफ। शौर्य जवाब देता है, मुझे मंजूर है। नैना और भी गुस्से में फिर से चिल्लाती है, बेशर्म। ये भी मुझे मंजूर है। शौर्य फिर से जवाब देता है। उनके बीच बहस होती देखकर वो 70 लेवल वाला मास्टर गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्ति बाहर निकाल लेता है। उसके ऐसा करने से एक बड़ा सा हरे रंग का ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। जयंत सेन अपने साथियों के साथ अपनी शक्ति मिलाते हैं और एक शेर बना देते हैं और उससे सीधा ड्रैगन पर वार करते हैं। उनके वार से ड्रैगन तबाह हो जाता है, पर उन्हें भी इससे काफी तकलीफ होती है। अब वो 70 लेवल का मास्टर गुस्से में आकर उन्हें मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो नैना उसे रोक लेती है। नैना अब कुछ देर सोचती है और कहती है, ठीक है, चलो इस अलग तरह से करते हैं। मैं आपको 3 साल देती हूं। 3 साल बाद शौर्य सेन यमन समुदाय मेरे साथ मुकाबला करने के लिए आएगा। अगर तुम हारे तो तुम्हें शादी तोड़ने की बात माननी होगी, पर अगर तुम जीते तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। सुनकर यमन सिंह का साथी कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बेवकूफ भी जानता है कि शौर्य की फिलहाल की प्रोग्रेस के हिसाब से वो 3 सालों में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। दूसरा साथी जयंत सेन से कहता है, ये बस शादी को 3 साल पीछे हटा रही है और फिर उसके बाद आपको नहीं लगता कि हम जुबैर का खाना बनने वाले ये हैं? नैना उन्हें आगे बताते हुए पूछती है, अब बस यही है जो हम कर सकते हैं, इसलिए सोचना मत कि आप मुझे तलाक की धमकी दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है शौर्य सेन? नैना की बात सुनकर शौर्य अपने पिता की तरफ देखता है और पिताजी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। शौर्य को इससे हिम्मत मिल जाती है और वो नैना को जवाब देता है, मुझे मंजूर है। जोया वहीं पास में लोगों के बीच आ जाती है और नैना का मास्टर अजब सिंह उसकी शक्ति महसूस करता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। अब्बास जुबैर से पूछता है, आखिर यहां हो क्या रहा है? जुबैर बताता है, यहां आसानी से कुछ भी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए यहां से निकलते हैं। अब नैना भी वहां से जाते हुए कहती है, ठीक है, अब यहां से चलते हैं। उम्मीद है आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। इतना कहकर नैना वहां से जाने लगती है और शौर्य के पास से होकर गुजरते हुए कहती है, अपने आप को ज्यादा महान समझने की गलती मत करना। शौर्य गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचने लगता है। नैना अपने लोगों के साथ दरवाजे से बाहर निकलते हुए फिर से कहती है, 3 साल बाद मिलेंगे शौर्य। आशा है कि तुम तब भी यही लूजर नहीं मिलोगे। नैना का वो मास्टर अजब सिंह बस जोया को ही देखते हुए जा रहा था और जोया भी उसे घूर रही थी। तरुण गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, सूरज पूर्व से निकले या पश्चिम से, तुम्हें मुझ जैसे कमजोर को परेशान करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। शौर्य सेन ने अपने घर की इज्जत रखने के लिए नैना की शर्ती तो मान ली थी, पर क्या शौर्य जैसा कमजोर लड़का 3 साल के अंदर अपने आप को इतना तैयार कर पाएगा कि वो नैना जैसी ताकतवर लड़की से मुकाबला कर पाए? दूसरी तरफ वो मास्टर अजब सिंह बार बार जोया को ही क्यों देख रहा था? आखिर उसे ऐसा क्या दिखाई दे गया था? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। बारिश बंद हो जाती है, बादल हट जाते हैं और सूरज निकल आता है। सभी बच्चे और लोग घर से बाहर चले जाते हैं। उनके बस शौर्य भी बाहर निकल आता है और बाहर आने के बाद ऊपर आसमान में सूरज की तरफ मुंह कर खड़ा हो जाता है। पिताजी के साथ उनके दोनों साथी अभी तक घर के अंदर ही थे
और पहला साथी पिताजी से कहता है, इस लड़के को अभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। 3 साल का एग्रीमेंट करके ये खुद की मौत को दावत दे रहा है। ये हमारे परिवार के लिए धब्बा है। शौर्य को उनकी आवाज आ रही थी और यह सुनकर उसे काफी दुख होता है। जोया उसे समझाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है, पर दुखी होकर शौर्य वहां से भाग जाता है। शौर्य रुको, जोया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर शौर्य पीछे नहीं मुड़ता और आगे भाग जाता है। जोया भी उसके पीछे भागते हुए जाने लगती है और पिताजी को यह देखकर काफी दुख होता है। वो दुख के मारे अपना सिर पकड़कर अपनी कुर्सी पर ही बैठ जाते हैं। शौर्य घर से बाहर शहर में आ जाता है और जोया भी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाती है। शौर्य अब धीरे धीरे अपना सिर झुकाए ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। तभी जोया उसे रोकने की कोशिश करते हुए पुकारती है, शौर्य रुक जाओ। शौर्य एक पल के लिए रुकता है और जोया को रुकने का इशारा करके वहां से चला जाता है। जोया भी इससे निराश हो जाती है और वहीं रुक जाती है। दुखी शौर्य अपनी गर्दन नीचे झुकाए ऐसे ही निराश आगे बढ़ रहा था। तभी उसे सामने से आवाज आती है, देखो कौन आया है। ये सुनकर शौर्य आगे बढ़ते हुए रुक जाता है और सामने देखता है। सामने वो लड़का खड़ा हुआ था जो शौर्य का बहुत मजाक उड़ाया करता था। वो लड़का अकेला नहीं था, उसके साथ मियां और कुछ लड़के भी थे। वो सब शौर्य का रास्ता रोके खड़े हुए थे। उस लड़के का नाम लकी था और वो शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे मैं तो जीनियस के रास्ते में आ गया। इस पर वो और उसके साथी बहुत जोर से साथ में शौर्य पर हंसते हैं। हाँ 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 हाँ। हंसते शौर्य पहले ही काफी परेशान था और अब ये सब भी उसे परेशान करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। शौर्य कुछ नहीं कहता और उन्हें पार करके वहां से जाने की कोशिश करता है, पर वो लड़के शौर्य के आगे अड़ जाते हैं और उसे वहां से आगे नहीं जाने देते। लकी शौर्य के आगे आकर उसका मजाक उड़ाते हुए फिर से कहता है, अरे अभी कुछ देर पहले तो हमारा जीनियस बहुत गर्व से बात कर रहा था, लेकिन अब बिल्कुल चुप है। उसके सभी साथी फिर से शौर्य पर हंसने लगते हैं और अब शौर्य सख्ती से लकी के आगे खड़ा हो जाता है, मानो वो उससे लड़ने वाला हो। लकी भी ऐसा ही करता है और मियां परेशानी में आ जाती है। लकी शौर्य से कहता है, शौर्य ये मत सोचना कि तुम लीडर के बेटे हो तो हम चुप रहेंगे। तुम्हारी वजह से आज सैन परिवार को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। 3 जादुई गोलियां तुम्हारे घमंड की वजह से चली गई। ऊपर से इन 3 सालों में सैन परिवार के साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में तुमने सोचा भी है? अब ये मत कहना कि तुम सच में ये सोचते हो कि तुम नैना नागा से लड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत ने यमन समुदाय को हमारे खिलाफ कर दिया है। उसकी बात सुनकर शौर्य उसका मकसद समझ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारा असली मकसद उन 3 जादुई गोलियों को पाना था। अगर मैं शादी तोड़ देता तो परिवार में सबसे बड़ा बेटा होने के नाते वो तुम्हें मिल ही जाती। शौर्य के मुंह से ये सब सुनकर लकी हड़बड़ा जाता है और फिर बात काटते हुए पूछता है, तो क्या सच में तुम नैना नागा से लड़ने के लायक हो? अगर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट है तो तुम मुझसे लड़कर क्यों नहीं देख लेते? क्या मुझे हरा पाओगे? ये सुनकर शौर्य गुस्से में आकर लकी को जोर से एक मारता है, पर लकी को कुछ नहीं होता और लकी शौर्य को बिना हाथ लगाए अपनी शक्ति से ही दूर फेंक कर मारता है। तुम इतनी कम ताकत से मुझे हराना चाहते हो? स्विंग शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है। इस पर शौर्य के साथी भी जोर से शौर्य पर हंसने लगते हैं। साथ और शौर्य को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और अपनी ताकत अपने मुक्के में भरकर जोर से लकी को मुक्का मारता है, पर इससे लकी को तो कुछ नहीं होता, बल्कि शौर्य ही उल्टा पीछे जाकर गिरता है। तभी जोया पीछे से आकर शौर्य को संभाल लेती है और लकी के साथी काफी जोर जोर से हंसते हुए शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हाँ 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 हाँ, देखो जीनियस वापस जाकर गिरा। शौर्य खड़ा होता है और जोया को धमकाते हुए कहता है, तुम यहां मेरे पीछे क्यों आई जोया? मैंने तुम्हें मना किया था।
ये दो आदमी के बीच की बात है, इसके बीच में एक लड़की को नहीं आना चाहिए। शौर्य, मैं जोया ने इतना ही कहा था कि शौर्य उसे चुप कर देता है। अरे, लीडर का बेटा काफी स्पेशल है, उसके पास उसकी रक्षा करने के लिए भी लोग हैं। हाँ, 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 हाँ। शौर्य का मजाक उड़ाते हुए लकी हंसते हुए कहता है। शौर्य को उससे काफी गुस्सा आ जाता है और उसकी शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल आती है। शौर्य का पूरा शरीर आग में बदल जाता है और यह देखकर लकी भी अपनी नीले रंग की शक्ति बाहर निकाल लेता है, जो उसके शरीर के ऊपर बढ़ जाती है। शौर्य तेजी से लकी पर वार करने के लिए उसकी तरफ भागता है। जोया उसे रोकते हुए चिल्लाती है, शौर्य, नहीं। शौर्य बिल्कुल भी नहीं रुकता और लकी भी उसकी तरफ तेजी से दौड़कर आता है। दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और उनके मुक्के आपस में टकरा जाते हैं और वहां एक ताकतवर ऊर्जा फैल जाती है। पर तभी लकी अपने दूसरे हाथ से मुक्का सीधा शौर्य के मुंह पर मारता है और शौर्य जमीन पर थोड़ा दूर जाकर गिरता है। शौर्य उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। जोया आकर उसे संभालती है और उसकी चिंता करते हुए कहती है, शौर्य प्लीज मान भी जाओ। लकी फिर से शौर्य का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे, जीनियस तो जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से यह सुनकर जोया गुस्से से उसे घूरती है और इससे लकी घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। लकी हड़बड़ाते हुए अपने साथियों से कहता है, चलो यहां से चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से तेजी से निकल जाता है और उसके साथ साथ उसके सभी साथी और मियां भी वहां से चली जाती हैं। जोया शौर्य की फिक्र करते हुए उसे सहारा देकर खड़ा करके पूछती है, शौर्य, क्या तुम ठीक हो? शौर्य खड़ा होकर अपने मुंह पर लगा खून पोंछता है और जवाब देता है, मैं ठीक हूं जोया। इतना कहकर वो वहां से आगे जाने लगता है, पर जोया उसका हाथ पकड़ लेती है। मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो जोया। इतना कहकर शौर्य उससे अपना हाथ छुड़वाकर वहां से भाग जाता है। जोया उदास होकर उसे वहां से भागते हुए जाता देख रही थी और इससे वो शौर्य की और भी चिंता करने लगती है। शौर्य भागते हुए अपने साथ आज हुई सारी चीजें याद कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सीधा बांस के जंगल के अंदर भाग जाता है और जंगल में उस जगह पहुंच जाता है जहां उसकी मां की कब्र थी। मां, इतना पुकार कर शौर्य सीधा घुटनों के बल मां की कब्र के आगे गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। पिताजी वहीं थोड़ी दूर छिपे हुए शौर्य को ऐसे देखकर काफी उदास हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, इन 3 सालों में शायद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए बेटा। एक बाप होने के नाते मुझसे जो बनेगा मैं तुम्हारे लिए वो जरूर करूंगा। इसके बाद पिताजी वहां से चले जाते हैं। शौर्य रोते हुए जमीन पर मुक्के मारता हुए कहता है, मां, मैंने आपको निराश किया। जो मैं आज तक नहीं कर पाया वो मैं इन 3 सालों में कैसे हासिल कर लूंगा। अब तो कोई चमत्कार ही मेरी मदद कर सकता है। ये सब कहते हुए शौर्य जोर जोर से रो रहा था। तभी एक आवाज आती है, बच्चे। वो आवाज एक आदमी की थी और उस आवाज को सुनकर शौर्य हड़बड़ा जाता है। वो चारों तरफ इधर उधर देखने लगता है पर वहां कोई नहीं था। तभी एकदम से शौर्य के सीधे हाथ वाली अंगूठी के अंदर एक एक नीले रंग की ऊर्जा बाहर आने लगती है। शौर्य घबरा जाता है और अपने हाथ को झटकने लगता है। वो अंगूठी अपने आप शौर्य के साथ में से निकल जाती है और उसके अंदर से सफेद रंग का धुआं निकलने लगता है। शौर्य मुंह फाड़कर उस धुएं की तरफ देखे जा रहा था। तभी फिर से आवाज आती है, बच्चे, तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह समय चमत्कार देखने का है, पर तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। एकदम से वो धुआं एक आदमी में बदल जाता है। उस आमदी के लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। शौर्य उसे देखकर हड़बड़ाकर उससे पूछता है, कौन हो तुम? वो आमदी जवाब देता है, मैं वो हूं जो अब तुम्हारी मदद करेगा। तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? शौर्य पूछता है। वो आदमी उड़ते हुए शौर्य के पास आकर बताते हुए कहता है, अगर तुम देवभूमि पर किसी को भी हराना चाहते हो और सबसे ऊपर तुम्हारी खुद की लड़ने की ताकत को बढ़ाना, तुम्हें सीधा एक शक्ति मास्टर बनना। मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। यहां शक्तियां 4 पार्ट्स और 12 लेवल में बटी हुई हैं और वो 4 हिस्से हैं, स्वर्ग,
धरती, काली शक्ति और पीली शक्ति, ये तो हर कोई जानता है, शौर्य जवाब देता है। ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है और बताता है, यमन समुदाय की ज्यादातर शक्तियां काली शक्तियों की देन है। मैं तुम्हें उससे भी बेहतर सिखा सकता हूं। क्या सच में? स्विंगल खुश होकर पूछता है। वो आदमी हाँ में हुंकर भरते हुए अपनी गर्दन हिला देता है। शौर्य सोच में पड़ जाता है और सोचाते हुए मन ही मन करता है, यमन समुदाय पहले ही काफी ज्यादा ताकतवर है, और क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूं तो मैं केवल पीली शक्ति के बारे में ही सीख सकता हूं, क्योंकि हमारे सैन्य परिवार की सबसे बड़ी शक्ति शेर की शक्ति है, जिसे सिर्फ लीडर ही सीख सकता है। उसके बाद बची धरती की शक्ति उसे केवल बड़े साम्राज्यों में ही सिखाया जाता है। अब बची स्वर्ग की शक्ति जो काफी अरसे से लापता हो चुकी है, तो फिर से बूढ़ा मुझे ऐसा क्या सिखाने की बात कर रहा है जो यमन समुदाय से भी ज्यादा शक्तिशाली है? शौर्य उस आदमी से पूछता है, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स भी है तो ये सब अच्छी जादुई गोलियों के बिना बेकार है, और यमन समुदाय ऐसी जादुई गोलियां बड़े ही आराम से बना लेता है। क्या आप ये कर पाएंगे? वो आदमी मुस्कुरा कर जवाब देता है, मैं खुद ही एक बहुत बड़ा मेडिसिन मास्टर हूं। ऐसी गोलियां बनना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए लोग मुझे महान मेडिसिन मास्टर बुलाते हैं, और शक्ति के लेवल मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो तो तुम जितनी चाहो जादुई गोलियां हासिल कर पाओगे। उनकी बात सुनकर शौर्य उनसे कहता है, वैसे मैंने पहली बार किसी इतने महान आदमी को खुद किसी जिन्न की तरह किसी अंगूठी से निकलते हुए देखा है। ओक, अच्छा, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वो आदमी पूछता है। शौर्य जवाब देते हुए पूछता है, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, पर आखिर इतने ऊंचे औहदे वाला इंसान मेरी मदद क्यों करेगा? मेडिसिन मास्टर शौर्य की तरफ मुड़ते हैं और बताते हुए कहते हैं, तुमने 3 सालों तक मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूं। ये सुनकर शौर्य बुरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, वो अंगूठी, अब तुम ये मत कहना कि इन 3 सालों में मैंने चाहे जितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना की हो, मेरी शक्तियां बढ़ने की जगह घटने का कारण तुम ही थे। कौन था ये मेडिसिन मास्टर? आखिर शौर्य को वो अंगूठी किसने दी थी, और वो आमदी उस अंगूठी के अंदर कर क्या रहा था? शौर्य के इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्तियां बढ़ने की जगह पर क्यों घटी थी? जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ।